कहानी की शुरुआत में रियो द जेनेरियो के समुद्र तट के पास पाइवा परिवार के जीवंत और खुशहाल घर को दिखाया जाता है। पूर्व सांसद रूबेंस पाइवा, उनकी पत्नी यूनिस और उनके 5 बच्चे एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां संगीत, हंसी और मेहमानों का हमेशा स्वागत रहता है। कहानी का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होने लगता है। एक दृश्य में उनकी बड़ी बेटी वेरा को फिल्म देखकर लौटते समय सैन्य पुलिस द्वारा रोका और प्रताड़ित किया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि बाहर की दुनिया में तानाशाही का प्रभाव कितना गहरा और हिंसक है। रूबेंस और यूनिस इस घटना के बाद अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। वे अपनी बड़ी बेटी वेरा को पढ़ाई के लिए लंदन भेजने का फैसला करते हैं ताकि वह ब्राज़ील के खतरनाक माहौल से दूर रह सके। इसी दौरान टीवी और रेडियो पर खबरें आती हैं कि विद्रोही समूहों ने स्विट्जरलैंड के राजदूत का अपहरण कर लिया है। इस घटना से सैन्य सरकार और अधिक सख्त हो जाती है, जिसका असर आम नागरिकों और विशेष रूप से पूर्व राजनेताओं पर पड़ता है। परिवार अभी भी सामान्य दिखने की कोशिश करता है। बच्चे खेलते हैं, परिवार साथ में आइसक्रीम खाता है और घर में पार्टियां होती हैं। लेकिन देखने वालों को यह एहसास होने लगता है कि यह शांति तूफान से पहले की शांति है। एक सामान्य दोपहर में कुछ सादे कपड़ों में आए कुछ सैन्य अधिकारी पाइवा परिवार के घर पहुंचते हैं। वे रूबेंस पाइवा से पूछताछ या बयान के लिए उनके साथ चलने को कहते हैं। रूबेंस शांत रहकर अपने परिवार को दिलासा देते हैं कि वह कुछ ही घंटों में लौट आएंगे, लेकिन वह आखिरी बार था जब उनके बच्चों ने उन्हें देखा। रूबेंस को ले जाने के बाद सैन्य अधिकारी उनके घर के बाहर और अंदर पहरा देने लगते हैं। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने का आदेश दिया जाता है, जिससे पहले से धूप और रोशनी से भरा घर अचानक अंधेरा और घुटन भरा हो जाता है। अगले दिन सेना की गाड़ी वापस आती है और इस बार वे रूबेंस की पत्नी यूनिस और उसकी 15 साल की बेटी एलियाना को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें सिर पर नकाब पहनाकर एक गुप्त सैन्य जेल ले जाया जाता है। कहानी का यह हिस्सा मनोवैज्ञानिक डर को दिखाता है। जेल में यूनिस को डराया जाता है और उसे एक फोटो एल्बम दिखाकर आतंकवादियों की पहचान करने को कहा जाता है, जिसमें उसके पति रूबेंस की भी तस्वीर होती है। वह दूर से कैदियों को चीखने की आवाज़ें सुनती है और खौफनाक माहौल का सामना करती है। एलियाना को 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन यूनिस को 12 दिनों तक कड़ी पूछताछ और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना के लिए वहीं रखा जाता है। यूनिस को एक अंधेरी और बेहद खराब स्थिति वाली सेल में रखा जाता है। हालांकि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाता, लेकिन उसे मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना दी जाती है। वह अपने आसपास अन्य कैदियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनती है और फर्श पर खून के धब्बे देखती है, जिससे उसका मानसिक डर बढ़ जाता है। अधिकारियों द्वारा यूनिस को बार बार पूछताछ के लिए लाया जाता है। उससे जबरन आतंकवादियों की पहचान करने को कहा जाता है और उसके पति के राजनीतिक संपर्कों के बारे में दबाव डाला जाता है। वह हर बात से इनकार करती रहती है। 12 दिनों की कैद के बाद यूनिस को रिहा कर दिया जाता है। जब वो घर पहुंचती है तो वो पहले जैसी नहीं रहती। वह अपने बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर जेल का खौफ साफ दिखाई देता है। घर लौटने पर यूनिस को पता चलता है कि अधिकारियों ने घर का काफ़ी सामान और पैसे जब्त कर लिए हैं। वह अपने पति रूबेंस के बारे में पूछती है, लेकिन सरकार और सेना साफ इनकार कर देती है कि उन्होंने कभी रूबेंस को गिरफ्तार किया था। परिवार की आर्थिक हालत खराब होने लगती है, क्योंकि रूबेंस ही घर चलाने वाले अकेले व्यक्ति थे। यूनिस को अपनी घरेलू हाउसकीपर को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। यूनिस अपने पति रूबेंस का पता लगाने के लिए हर संभव दरवाजा खटखटाती है। वह सेना के मुख्यालय जाती है, जहां अधिकारी उसे साफ झूठ बोलते हैं कि रूबेंस को रिहा कर दिया गया था और वह किसी आतंकवादी समूह के साथ भाग गया है। यह झूठ यूनिस के लिए बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि वह जानती है कि उसका पति परिवार को कभी नहीं छोड़ता। घर चलाने के लिए यूनिस को कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वह रियो का अपना बड़ा घर छोड़ देती है और बच्चों के साथ साओ पाउलो शिफ्ट हो जाती है। वह अपनी पुरानी जिंदगी के निशान पीछे छोड़ देती है ताकि वह
और उसके बच्चे सुरक्षित रह सके। यूनिस को एहसास होता है कि बिना शक्ति और ज्ञान के वह सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। 40 साल की उम्र में वह कानून की पढ़ाई शुरू करती है। कहानी के इस हिस्से में समय को बीतते हुए दिखाया गया है, जहां यूनिस पढ़ाई और बच्चों की परवरिश के बीच संतुलन बनाती है। कहानी में समय आगे बढ़ता है, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन पिता के गायब होने का घाव अभी भी ताज़ा है। यूनिस उन्हें सिखाती है कि बाहर की दुनिया में इस विषय पर बात न करें ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। यूनिस एक सफल वकील बन जाती है। वह अब केवल अपने पति के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ना शुरू करती है जिनके परिजन सैन्य तानाशाही के दौरान गायब कर दिए गए थे। वह मानवाधिकारों की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरती है। कहानी दिखाती है कि भले ही सेना ने उसके पति को छीन लिया, लेकिन उन्होंने यूनिस की हिम्मत नहीं तोड़ी। वह अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखती है जो उसके आंतरिक संघर्ष और जीत का प्रतीक है। कहानी 1990 के दशक में आगे बढ़ती है। यूनिस अब प्रतिष्ठित वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता बन चुकी है। 1995 में ब्राजील की सरकार एक कानून पारित करती है जो तानाशाही के दौरान गायब किए गए लोगों की मौत की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। यूनिस के लिए यह क्षण भावुक और कड़वा है। लगभग 25 साल के लंबे इंतजार के बाद वह आधिकारिक तौर पर अपने पति रूबेंस पाइवा का डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सफल होती है। यह प्रमाण पत्र केवल एक कागज नहीं बल्कि इस बात की पुष्टि है कि राज्य ने उनके पति की हत्या की थी। कहानी के इस हिस्से में एक और दुखद मोड़ आता है। जैसे जैसे यूनिस की उम्र बढ़ती है, उन्हें अल्जाइमर के लक्षण दिखने लगते हैं। यह कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पहलू है। जिस महिला ने पूरी जिंदगी अपने पति की याद को जीवित रखने के लिए लड़ाई लड़ी, वह अब धीरे धीरे अपनी खुद की याददाश्त खो रही है। 2014 के समय में ब्राजील का नेशनल ट्रूथ कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इस पे पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि रूबेंस पाइवा की मौत सेना की हिरासत में अत्यधिक प्रताड़ना के कारण हुई थी और उनके शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया गया था। 40 से अधिक वर्षों बाद परिवार को वह सत्य मिलता है जिसकी तलाश यूनिस ने 1971 में शुरू की थी। कहानी के अंत में बुजुर्ग यूनिस को दिखाया गया है। अल्जाइमर के कारण वे अपने सुध-बुध खो चुकी है। यह एक गहरा विरोधाभास है। जिस महिला ने पूरी दुनिया को अपने पति की याद दिलाने के लिए जीवन लगा दिया, अब वह स्वयं उन यादों को भूल रही है। कहानी के अंत में स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है जो बताता है कि यूनिस पाइवा का निधन 2018 में हुआ। उनके बेटे मार्सेलो रूबेंस पाइवा जो एक प्रसिद्ध लेखक बने, उनकी यह कहानी आज भी ब्राजील के लोकतंत्र की प्रेरणा है। यह फिल्म केवल एक राजनीतिक ड्रामा नहीं है बल्कि एक माँ के अटूट धैर्य और गायब कर दिए गए लोगों के लिए न्याय की पुकार है। यह हमें बताती है कि न्याय मिलने में दशकों लग सकते हैं लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।